हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को मेरे प्यार बच्चों हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता है। मैं टोटल बताने वाला हूं आपका 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, और 20 नंबर का आपके एग्जाम में आता है और 20 में 20 पूरा का पूरा स्कोर करके आओगे, इस बात का दावा है मेरे। बस पूरा का पूरा मेरे प्यार बच्चों, जितना भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा का पूरा तैयार कर लेना। अगर आपको याद है मेरे प्यार बच्चों, तो मुझसे पहले ही जवाब दे देना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं मेरे प्यार बच्चों। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जब मेरे प्यार बच्चों 24 फरवरी को जब आप एग्जाम देने जाओगे मेरे प्यार बच्चों हिंदी का, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था। 20 में 20 पूरा करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे बाहर एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना है। मैं अब स्टार्ट करता हूं। अब मुझसे पहले अगर आपको आंसर मालूम है तो पहले बता देना है। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं। मैं समय भी आप लोगों को पूरा भरपूर दूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। देखिए पहला है कि शुक्ल युग के लेखक ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब चार ऑप्शन दे दिया। पहला है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद्र जी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल जी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चारों ऑप्शनों में से कौन जो ऑप्शन होगा वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में से। तो मेरे प्यारों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूं मेरे प्यार, वो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। क्लियर है, जितने बच्चों का डी ऑप्शन था बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा उनका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पहला वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको मालूम है। दूसरा है प्रेमचंद्र जी, सी वाला ऑप्शन सुदर्शन, डी वाला ऑप्शन यशपाल। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। वह है आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है, प्रेमचंद्र जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि ऑप्शन बी दिया है राम कुमार वर्मा जी, ऑप्शन सी दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, और ऑप्शन डी दिया है हरि कृष्ण प्रेमी। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यार बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन डी है राहुल संकृत्यान। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। वह है आपके राहुल संकृत्यान जी। तो जितने बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल उनका राइट 100% ऑप्शन डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर पांचवा क्या है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है। तो माटी हो गई सोना एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है, पहला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, ऑप्शन दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन तीसरा है माखन लाल चतुर्वेदी जी, और ऑप्शन डी है राम वृक्ष बेनीपुरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। वह है ऑप्शन नंबर पहला कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए मेरे प्यार जो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो मेरे प्यार जो रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। पहला वाला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी है मिश्र बंधुओं ने,
ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल ने और ऑप्शन डी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जल्दी से बताइए कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र बंधुओं ने। कौन कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र बंधुओं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 का। जल्दी कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। तो इसमें से कौन सी कृति ऐसी है जो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? पहला वाला ऑप्शन है कवि प्रिया, दूसरा है भाव विलास, ऑप्शन तीसरा है भवानी विलास, अपना ऑप्शन चौथा है रस विलास। जल्दी से बताइए कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कवि प्रिया। क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। जितने बच्चों ने ए वाला ऑप्शन पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है कि भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है। पहला वाला ऑप्शन है कि राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन बी वाला है कि सामाजिक चेतना का विकास, और ऑप्शन सी है कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, और ऑप्शन डी है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली। ठीक है, तो बताना है कि भारतेंदु की विशेषता इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। डी वाला ऑप्शन जो है वो भारतेंदु की विशेषता नहीं है। तो जितने बच्चों ने डी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों। पहला वाला ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, दूसरा वाला है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी, और सी वाला है प्रभाकर माचवे, और ऑप्शन डी है कि गिरजा कुमार माथुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा। पूरा लिख के चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपने कितना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। एकदम ईमानदारी से आप लोग को कमेंट करके बताना है। इसके बाद है अगला 10वां प्रश्न। देखिए क्या है 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। पहला वाला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन बी है आपका जयशंकर प्रसाद जी, और ऑप्शन तीसरा है मतलब सी वाला राम नरेश त्रिपाठी, और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए वाला पे ऑप्शन दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 11वां क्या है। प्रश्न नंबर 11 है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। कह रहा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला वाला ऑप्शन है ए वाला वीर रस, बी वाला है करुण रस, सी वाला है श्रृंगार रस, और डी वाला है हास्य रस। बताए इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसमें मेरे प्यारों जो हास्य रस का प्रयोग किया गया है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कह रहा कि उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। पहला वाला ऑप्शन है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी है श्लेष अलंकार। तो बताइए किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो मेरे प्यार जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए 13।
प्रश्न नंबर 13 क्या है, ध्यान से इसको देखिए। कह रहा है कि जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, मतलब किस छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सोरठा है, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला और ऑप्शन डी कुंडलियां। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, सोरठा का प्रयोग किया गया। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब अनु उपसर्ग का प्रयोग इन चारों ऑप्शनों में से किसमें नहीं हुआ है। पहला वाला ऑप्शन है ए वाला अनुकरण, ऑप्शन बी है अनुशासन, ऑप्शन सी है अनुतीर्ण और ऑप्शन डी है अनुवाद। बताना है कि इस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाएगा अनुधन करण, तो कर्ण का तो अर्थ होता है, मतलब इसमें प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा अनुधन शासन का भी अर्थ होता है, इसमें भी प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यह होता है अनुधनवाद, वाद का भी अर्थ होता है, इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन यह होगा अनुधन तीर्ण, तीर्ण का कोई अर्थ होता है नहीं होता है, मतलब इसमें जो है अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, मतलब नीलकंठ में किस समास का प्रयोग किया गया यह पूछा है। ए वाला ऑप्शन है द्वंद्व, बी वाला है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अपव्ययी भाव समास। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें किस समास का प्रयोग किया है जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल है। तो मैं बताने जा रहा हूं बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया था। जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों ऑब्जेक्टिव में आता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी अम्बुद, ऑप्शन सी जलद और ऑप्शन डी जलज। बताइए बादल का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है। वह है आपका मेरे प्यारों जलज। क्या है, जलज। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे ने डी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17। कह रहा है युष्मद मतलब होता है तुम। तो युष्मद अगर सर्वनाम शब्द का अगर हम तृतीय और एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए युवाम होगा, कि ऑप्शन बी त्वया होगा, कि ऑप्शन सी त्वत होगा, कि ऑप्शन डी तुभ्यम होगा। तो बताइए युष्मद शब्द का अगर हम तृतीय और एक वचन रूप देखेंगे तो मेरे प्यारों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वया। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 मेरे प्यार बच्चों कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो मेरे प्यार आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताना है कि क्या वह सरल वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, सबका जवाब आना चाहिए। तो मेरे प्यार बच्चों देखिए आंधी आई, इसके बाद और हम घर भागने लगे, तो आंधी आई एक पहला सेंटेंस हो गया और हम घर भागने लगे दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंसों को और से जोड़ा हुआ है, मतलब कि संयुक्त वाक्य है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए मेरे पास जो प्रश्न नंबर 19वां क्या है। प्रश्न नंबर 19 है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो मेरे प्यार जो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताना है। पहला वाला ऑप्शन है ए वाला कृतवाच्य होगा, कि बी वाला कर्मवाच्य होगा, कि सी वाला भाववाच्य होगा, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके मेरे प्यार को इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताना है। तो ऑप्शन पहला कृतवाच्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उनका राइट आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। देखिए प्रश्न नंबर 20वां क्या है। कह रहा है कि वह अचानक चला गया,
वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, मतलब अचानक शब्द है क्या? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन डी क्रिया है। जल्दी से बताइए अचानक जो शब्द है वो क्या है इन चारों ऑप्शनों में से? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यार। तो अचानक जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 21वां क्या है? प्रश्न नंबर 21वां है कि शुक्ल युगीन लेखक है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है यशपाल और ऑप्शन डी है सदल मिश्रा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि शुक्ल युगीन लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जो है शुक्ल युगीन लेखक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि गुनाहों का देवता जो है वो जो ये जो गुनाहों का देवता एक रचना है और इसकी विधा क्या है ये बताना है। कहानी विधा है कि ऑप्शन बी नाटक विधा है कि ऑप्शन सी उपन्यास विधा है कि ऑप्शन डी आत्मकथा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुनाहों के देवता रचना की विधा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। तो यह हो जाएगी मेरे प्यार बच्चों उपन्यास विधा। क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23वां है मेरे प्यारे बच्चों कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ए वाला ऑप्शन है सरस्वती, ऑप्शन बी है राग दरबारी, ऑप्शन सी दुलाई पाली, ठीक है दुलाई वाली, इसके बाद है इंदुमती। जल्दी से कमेंट करके बताइए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके इंदुमती। क्या है? इंदुमती। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी पे क्लिक किया बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न नंबर 24 है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी और ऑप्शन डी मोहन राकेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ए वाला ऑप्शन है रामदास गौड़, बी वाला है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है डॉक्टर नागेंद्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारों बच्चों? वह है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भाव विलास के रचयिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बताना है कि भाव विलास के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए भूषण जी, ऑप्शन बी केशव दी, ऑप्शन सी मतीराम और ऑप्शन डी देव। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाव विलास के रचयिता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यार बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव जी। कौन है? देव जी हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए वाला ऑप्शन सुजान सागर, बी वाला है बिहारी सतसई, ऑप्शन सी है ललित ललाम और ऑप्शन डी है काव्य निर्णय। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना इन चारों ऑप्शनों में से किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सुजान सागर। क्या हो जाएगा? सुजान सागर। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन है 1943,
ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1985। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष पूछा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1951। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। क्या है कि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है। ए वाला है शिवमंगल सिंह सुमन, बी वाला प्रभाकर माचवे जी, ऑप्शन सी नरेश मेहता और ऑप्शन डी है जगदीश गुप्ता। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रगतिवाद युग के कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। वह है आपके शिवमंगल सिंह सुमन जी। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन जी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां है कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना इन चारों ऑप्शनों में से किनकी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए त्रिधरा, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी पथ के साथी और ऑप्शन डी गुंजन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महादेवी वर्मा की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ के साथी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पथ के साथी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। कह रहा है कि पंक्ति में कौन सा रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। तो इसमें जो है हास्य रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी संदेह। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पे जो अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार होता है। कहाँ, उपमा अलंकार, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मतलब 33वां प्रश्न कह रहा है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। मतलब सोरठा छंद के अगर हम दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं की बात करें तो कितनी मात्राएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन सी 13। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सोरठा, तो मेरे प्यार जो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए मेरे प्यार जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। देखिए प्रश्न नंबर 34 क्या है कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो अपव्यय शब्द में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अप और ऑप्शन डी अधि। जल्दी से कमेंट करके मेरे प्यारों को बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो अपव्यय शब्द में उपसर्ग पूछा, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यह टूटेगा अपधन व्यय के रूप में। किसमें, अपधन व्यय के रूप में होगा। व्यय का मतलब होता है आपका खर्च, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है, आगे जुड़ा क्या है अप मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि माता पिता में समास है। तो माता पिता में समास है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों माता पिता में कौन सा समास है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर माता बीच में दे दिया योजक चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है और, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा तोड़ूं तो हो जाएगा माता और पिता। तो जब ये योजक चिन्ह देके समास पूछे तो आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास पे क्लिक करके आना है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी पारावार, ऑप्शन सी महीपति और ऑप्शन डी जल्दी। जल्दी से बताइए समुद्र शब्द का प्रवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महीपति। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
महीपति। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। देखिए प्रश्न नंबर 37 है यहाँ पे कि 100 का तत्सम शब्द है। तो 100 का तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी सब, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 100 का तत्सम शब्द मेरे प्यार जो क्या होता है? तो वो सत्य होता है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार जो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यार जो प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि तेसाम में विभक्ति और वचन है। ठीक है, तो तेसाम में विभक्ति और वचन बताना है। ऑप्शन है पंचमी विभक्ति द्विवचन है, कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तेसाम में विभक्ति और वचन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो तेसाम में मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। कह रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य बताना है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता है, इसमें वाच्य क्या होगा? ऑप्शन ए कृतवाच्य होगा, ऑप्शन बी भाववाच्य होगा, ऑप्शन सी कर्मवाच्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य होगा वो भाववाच्य होगा कि तुमसे सोया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 मतलब 40 प्रश्न है। कह रहा है विकारी पद नहीं है, मतलब इसमें से बताना है कि विकारी पद इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी प्रतिदिन और ऑप्शन डी रमेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विकारी पद इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो वह है आपका प्रतिदिन। ठीक है, विकारी पद नहीं है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यार 41 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, यह प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी कविता। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यार बच्चों। तो चंद्रगुप्त रचना की विधा है यहाँ पे नाटक। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया बिल्कुल उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। चलिए मेरे पास अगला प्रश्न देखिए 42। कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी जी, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी और ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। बताइए दीप जले शंख बजे के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके पहला वाला ऑप्शन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43। देखिए 43 प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए विनय मोहन शर्मा जी, ऑप्शन बी मंडू भंडारी, ठीक है, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन डी सत्येंद्र द्विवेदी जी। बताइए शुक्लोत्तर युगीन लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे आपके उपेंद्र नाथ अस्क जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ऑप्शन है पानी के प्राचीर के, कि आपका भट्टी के, ठीक है, किसी बूंद और समुद्र के, कि ऑप्शन डी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। ठीक है, किसके लेखक है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह आपके बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 45। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब जयशंकर प्रसाद का नाटक इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन डी अंधेर नगरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी। तो जितने बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 46। देखिए 46 प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल जी, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी घनानंद। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि मेरे प्यारे बच्चों कौन है इन चारों ऑप्शन में से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भिखारी दास। कौन हो जाएंगे? भिखारी दास। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 47। कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी केशव जी, ऑप्शन सी पद्माकर और ऑप्शन डी भूषण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पद्माभरण के रचयिता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर, क्योंकि पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 48 प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए अनुप्रिया, ऑप्शन बी है सुनारे सहवाल, ऑप्शन सी ठंडा लोहा, ऑप्शन डी जो है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल जी, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रयोगवादी कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा भारत भूषण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां। प्रश्न नंबर 50वां है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता ऑप्शन ए धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र जी, ऑप्शन सी अज्ञे जी और ऑप्शन डी गिरजा माथुर, मतलब गिरजा कुमार माथुर। जल्दी से बताइए आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके रचयिता है अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन डी हर्ष, ऑप्शन डी भय। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 51 हो गया, 52 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया 52 प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में उपयुक्त अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। क्या है देखिए, कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 11। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो 24 मात्राएं होती है, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 54। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी अव और ऑप्शन डी अभी। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो यह अभिधन आगत के रूप में टूटेगा। किसमें? अभिधन आगत के रूप में टूटेगा। तो आगे जो जुड़ा है वही उपसर्ग कहलाएगा अभी। अभी मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 55 कि नील कमल में समास है। तो नील कमल में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। जल्दी से बताइए कि नील कमल में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। कर्मधारय समास मतलब 55 का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 56। कह रहा है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। अगर योगी शब्द का तद्भव देखा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी जोगी, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि योगी शब्द का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो योगी का जोगी होगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करें प्रश्न नंबर 57। कह रहा है कि युष्मत शब्द का अगर हम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा। तो युष्मत का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तव होगा।
कि त्वत होगा, कि त्वयी होगा, कि तुभ्यम होगा? जल्दी बताइए कि युष्मत शब्द का अगर हम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप देखेंगे मेरे प्यार बच्चों तो क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हो जाएगा त्वयी। क्या हो जाएगा? त्वयी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यार बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है, ऑप्शन ए कर्ता की, ऑप्शन बी कर्म की, ऑप्शन सी क्रिया की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यार बच्चों। तो भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है मेरे प्यार बच्चों? तो क्रिया की होती है। क्रिया मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया की होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी यथासंभव, ऑप्शन डी आप। बताइए कि अविकारी शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके यथासंभव। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो 60 प्रश्न यहां से हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 61 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 क्या है? कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बताइए। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी, कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, कि ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, क्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 61 का? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। क्या हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं। अगला है 62 कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए तो ये जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी है अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी है गांव की साज और ऑप्शन डी है बाजे पायलिया के घुंघरू। बताइए कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके अतीत के चलचित्र। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 63 प्रश्न क्या है कि कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए जगदीश माथुर जी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा जी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी जो है विजय प्रभाकर जी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कोणार्क के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वह है आपके जगदीश माथुर जी। कौन है? जगदीश माथुर। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 कि चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन बी जो है वह है जयप्रकाश भारती जी और ऑप्शन सी जो है वह है अज्ञे जी और ऑप्शन डी मोहन राकेश। बताइए जल्दी से कि चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 65 कह रहा है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो तूफानों के बीच रचना की विधा है, ऑप्शन ए कहानी विधा है, कि ऑप्शन बी उपन्यास विधा है, ऑप्शन सी एकांकी है, कि ऑप्शन डी रिपोर्टाज है। जल्दी से बताइए। तूफानों के बीच रचना की विधा है मेरे प्यारे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हो जाएगा रिपोर्टाज। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि केशव दास किस काल के कवि हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केशव दास किस काल के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो केशव दास किस काल के कवि हैं? जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। तो यह है आपके रीतिकाल। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है 67 कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सूरदास। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो वो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी। तो जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 68 क्या है कि भारतेंदु युग की समय अवधि है, तो भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए सन 1900 से लेकर 1928 तक, सन 1868 से लेकर 1900 तक, सन 1919 से लेकर 1992 तक, और 1800 से लेकर 1826 ईस्वी तक। बताइए भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों बच्चों। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1868 से लेकर 19 ईस्वी तक। तो 68 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69 देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, मतलब सुमित्रानंद पंत की रचना इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम्य, ऑप्शन बी स्वर्ण सुधे, ठीक है, स्वर्ण धुली, ऑप्शन सी कमायनी, और ऑप्शन डी युगांत। बताइए कि सुमित्रानंद पंत की रचना कौन नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? वह है आपकी कमायनी। क्या है? कमायनी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल जी, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी केशव दास जी, और ऑप्शन डी घनानंद। बताइए कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि चारों ऑप्शनों में से कौन मेरे प्यारे बच्चों हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 71 कि हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है, मतलब किस रस का प्रयोग किया गया है ये बताइए। ऑप्शन ए वीर रस का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी हास्य रस का, ऑप्शन सी करुण रस का, और ऑप्शन डी रौद्र रस का। जल्दी से बताइए कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 72 मेरे प्यारे बच्चों कि ज्यों आँखनु सब देखिए, आंख न देखी जाही। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ज्यों आँखनी सब देखिए, आंख न देखी जाही, मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं दिख रहा है? बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं वो भी सोरठा छंद के? ऑप्शन है 13 और 11 मात्राएं, ऑप्शन बी 11 और 13 मात्राएं, ऑप्शन सी 11 मात्राएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताए क्या होगा राइट आंसर? सोरठा छंद के अगर हम पहले और तीसरे चरण में मात्राएं की बात करेंगे तो कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? 11 मात्राएं, मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, कह रहा है कि सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सुगम में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी सुग, ऑप्शन सी गम। तो सुगम में बताना है, तो सुगम को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सु धन गम के रूप में टूटेगा, ठीक है। तो आगे जो जुड़ता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है, मतलब सु उपसर्ग कहलाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, कह रहा है कि नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में किस कौन से समास का प्रयोग किया गया है? बताइए कर्मधारय समास है नवरत्न, कि द्विगु समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि अपव्ययी भाव समास है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बताइए नवरत्न में समास कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, देखिए क्या है 76 कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द नहीं है, मतलब पृथ्वी का प्रवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए भू, ऑप्शन बी धरा, ऑप्शन सी वसुधा, ऑप्शन डी प्रसून। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। सबको मालूम है पृथ्वी का प्रवाची शब्द भू वसुधा धरा तो होता ही होता है, मतलब प्रसून जो है वो नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 77। चलिए मेरे प्यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि त्वाम शब्द में अगर हम विभक्ति और
वचन देखें तो क्या होगा, तो त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कि तृतीय विभक्ति एक वचन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति और एक वचन रूप है त्वाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 78, कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4, की ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, की ऑप्शन डी 5 बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आप जवाब दीजिए 79 प्रश्न का, कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, ऑप्शन ए क्रिया की, ऑप्शन बी विशेषण की, ऑप्शन सी कर्ता की, और ऑप्शन डी कर्म की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ता की होती है। कर्ता का मतलब हो गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 80 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए विकारी पद कहलाते हैं, कि ऑप्शन बी अविकारी पद कहलाते हैं, कि ऑप्शन सी प्रत्यय पद कहलाते हैं, कि ऑप्शन डी अपव्यय पद कहलाते हैं। बताइए कि जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वे पद विकारी पद कहलाते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 81 प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार इन चारों ऑप्शन में से कौन है। ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क जी, ऑप्शन बी हरिकृष्ण प्रेमी जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी, और ऑप्शन डी चतुरसेन शास्त्री। बताइए रक्षाबंधन नाटक के नाटककार इन चारों ऑप्शन में से कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों वह है आपके हरिकृष्ण प्रेमी जी। कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82, 82 प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की इन चारों ऑप्शन में से कौन रचना है। ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी साहित्य और कला, ऑप्शन सी अनंत आकाश, और ऑप्शन डी इंद्रजाल। बताइए मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हो जाएंगे संस्कृति के 4 अध्याय, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न 83, कह रहा है कि राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राम दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ला जी, ऑप्शन सी अज्ञय, और ऑप्शन डी नरेश मेहता। जल्दी बताइए राम दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके श्रीलाल शुक्ला जी। मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 84 प्रश्न है कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। तो शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रसाद युग से, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, और ऑप्शन डी ए सभी। बताइए शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। तो शुक्ल युग का अन्य नाम जो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी होंगे, क्योंकि इन्हें हम प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 85 कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो विष्णु प्रभाकर जो है किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 86, कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास के रचनाकार ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी देव जी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी मतीराम। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो भाव विलास के रचनाकार जो है वो बी वाला ऑप्शन देव जी है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 87 है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन है। ऑप्शन ए चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ऑप्शन बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी आश्रदताओं की प्रशंसा। बताइए प्रयोगवादी काव्य की विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 88, कह रहा है कि काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर
रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं जो हैं स्वीकार की गई हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए जो है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी। क्या हो जाएगा? सी। 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 89। 89 है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे जी, ऑप्शन बी जो है राम नरेश त्रिपाठी जी, ऑप्शन सी जो है सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी करमवीर और धर्मवीर भारती जी, सॉरी। तो बताइए कि जौहर काव्य के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 90। कह रहा चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। जल्दी से कमेंट करके बताइए चिदम्बरा के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके सुमित्रानंद पंत जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए प्रश्न नंबर 91। कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काई। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है हास्य रस का प्रयोग किया गया। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला है प्रश्न 92। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी रूपक अलंकार। बताइए जल्दी से। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से, बताना है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो मेरे प्यारे जो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 93। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 93 है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बैरवे। बताइए कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है सोरठा। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 94। देखिए 94 क्या है? अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी रूप। अब मेरे प्यारे जो उपसर्ग की बात करें अनुरूप, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अनुधन रूप के रूप में टूटेगा, अनुधन और रूप के रूप में टूटेगा, और जो आगे जुड़ता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है, मतलब अनु। अनु मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 95, प्रश्न 95। रामकृष्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अपव्ययभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि राम कृष्ण, मैंने बताया था योजक चिन्ह आ जाए तो आंख बंद करके द्वंद्व समास पे ट्रिक लगाना है। मैंने अभी जस्ट पहले कुछ समय पहले आप लोगों के सामने जिक्र किया था इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। देखिए क्या है? कह रहा है कि वायु समीर बयार परवाह, मतलब वायु समीर बयार परवाची शब्द किनके हैं? ऑप्शन ए सूर्य के, ऑप्शन बी तारों के, ऑप्शन सी हवा के, ऑप्शन डी बादलों के। ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर। तो ये हवा के हैं, क्योंकि वायु मतलब ये हवा होता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 97। क्या रहा है कि तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो तस्में शब्द में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? कि तस्में शब्द में विभक्ति और वचन है, तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98। देखिए प्रश्न नंबर 98 है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, कि ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य, कि ऑप्शन सी संदेहात्मक वाक्य, कि ऑप्शन डी नकारात्मक वाक्य। बताइए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जब संदेहपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि संदेहात्मक वाक्य होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 99 देखिए, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का क्रम वाच्यों में परिवर्तित वाक्य है।
तो अगर इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करें तो कौन सा वाक्य बनेगा? ऑप्शन ए, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ऑप्शन बी, मुझे पत्र लिखना है। ऑप्शन सी, मैं पत्र लिख रहा हूं। ऑप्शन डी, मुझे पत्र लिखना था। तो मैं पत्र लिखूंगा, अगर इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो 99 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 100 प्रश्न क्या है कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कौन है। ऑप्शन है प्रतिदिन, ऑप्शन बी आसपास, ऑप्शन सी बहुत, ऑप्शन डी स्वयं। बताइए। स्थानवाचक बताना है। मैं प्रश्नवाचक कह रहा था, सॉरी, यहाँ पे स्थानवाचक दिया गया है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण इन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो होगा आसपास, क्योंकि आसपास स्थान को बोध कराता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला जो गद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तीनों के एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है अ वाला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहां हमने उत्तर अ वाला लिखा है। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ठीक है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए संदर्भ लिखने का यह तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे गद खंड है उसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर दीजिए। मित्रता चैप्टर से लिया गया तो मित्रता को ब्लैक पेन से लिखे, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको लिखे हुए हैं तो उनको भी ब्लैक पेन से लिखे, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। यह है आप लोगों का संदर्भ। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो गद्यांश था मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है आप लोगों का संदर्भ। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बा वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया, तो देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक अंडरलाइन किया गया है और इसका हमें क्या बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? व्याख्या बताना पड़ेगा। चलिए देखिए व्याख्या हमने बहुत सरल शब्दों में लिख के लेके आया हूं। तो हेडिंग आप डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना प्रारंभ करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं, क्या शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। शुक्ल जी ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर घातक बुखार हो जाता है तो वो बुखार क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार अगर आप बुरी संगति में हो, आपके दोस्त जो है बुरे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपके मन और बुद्धि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद एक प्रश्न और दिया गया था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। प्रश्न क्या था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए युवा पुरुष की जो संगति होगी यदि बुरी होगी तो वो हमेशा आपको अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर संगति आपकी जो फ्रेंडशिप है अच्छी होगी तो हमेशा वो निरंतर उन्नति को अग्रसर करेगी, हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो ये पहला जो गद्यांश है बिल्कुल डिटेल में मैंने समाप्त किया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। इसे आपको किसी कीमत पे आपको तैयार करना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गद्यांश है जो मैंने अभी कंप्लीट कराया। अब दूसरे गद्यांश की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं। देखिए दूसरा गद्यांश यहां से स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक है। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है
कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके नीचे यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला अ वाला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और स वाला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। 3 प्रश्न है और 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको दिया जाएगा, क्योंकि 6 नंबर के लिए गद्यांश पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम लोग देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में है, आप उत्तर लिखिए और हेडिंग डालिए संदर्भ। जिस प्रकार लिखा हूं एग्जाम में ऐसे लिखना है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो पहला वाला भी मित्रता चैप्टर से ही था, ये दूसरा वाला भी मित्रता चैप्टर से ही है। तो क्लियर हो गया। और जैसे जैसे हाईलाइटेड मैंने किया है, आपको भी हाईलाइटेड कर देना उसी तरह एग्जाम में। यह है संदर्भ लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, चलिए देखते हैं कहां तक अंडरलाइन किया गया है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। 2 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां समान हो। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 लोगों में मित्रता हो रही है तो दोनों लोगों का स्वभाव एक ही हो, चाहे दोनों लोगों की पसंद एक ही हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। कह रहा है कि भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। उनका कहना है कि भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र व गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। कहने का मतलब, उनका ये कहने का मतलब है कि समाज में विविधता देखकर जो निर्धन व्यक्ति होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, वो धनी की ओर आकर्षित होगा। निर्बल जो है मेरे प्यारो जो शक्तिशाली की ओर होगा। विनीत जो है वो नम्र गंभीर व्यक्ति की ओर उत्साही होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। फिर कहें जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। जाहिर सी बात है कि अगर आप गरीब हैं और धनी लोगों के साथ मित्रता करते हैं कि तो आपको कोई भी कमी होगा तो धनी वाला व्यक्ति जो है आपके फ्रेंडशिप है, आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे स वाला प्रश्न। देखिए स वाला क्या है। चलिए स वाला प्रश्न देखिए, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, इसका भी आंसर हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं, उन्हें जब वो दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे में चंद्रगुप्त जो है अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो है मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यह था कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, तो विभिन्नता देखकर। अगर आप कमजोर हैं तो हमेशा आप टैलेंट लोगों का साथ ढूंढेंगे। आप अगर धन में कमजोर हैं तो धनी का साथ ढूंढेंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आदमी जो है आकर्षित होता है, उससे फ्रेंडशिप करता है। क्लियर है। दूसरा भी गद्यांश मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे गद्यांश की तरफ। चलिए देखिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, यहां से लेकर यहां से तक है। पढ़ते हैं पहले इसको। कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद्यांश है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। अ वाला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और ब वाला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और स में 2 प्रश्न हैं कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। सबको डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ देखेंगे। चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ हेडिंग डालिए, लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब मेरे प्यारो, जो ममता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनको आपको ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन करके हाईलाइटेड कर देना है, ठीक है? तब जाके एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक व्याख्या करना है रेखांकित अंश की? जहां तक अंडरलाइन किया गया होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारो जो दो जगह अंडरलाइन किया गया, एक तो यहां से लेके यहां तक कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हुआ। दूसरा यहां तक है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो दो जगह अंडरलाइन किया गया है। तो पहले हम लोग यहां से लेके यहां तक का व्याख्या देखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश और या द्वितीय रेखांकित अंश। तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश का व्याख्या देखेंगे। तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे उत्तर का ब, रेखांकित प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग रहेगी हमारी। और लिखेंगे इसमें कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, क्या कहना है? कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह जो है हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा जो है वो दुस्साहस किया है। यह है मेरे प्यारो जो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने का आभूषण से भरा हुआ थाल देखा, अपने पिता के हाथों में जब सोने से भरा हुआ थाल देखा तो आश्चर्य हो गई। वो कह रही है कि पिताजी से कहती हैं ममता कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? ये जो आप धन ले रहे हैं घूस के रूप में, यह भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया है। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। फिर हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे यहां तक। फेर दीजिए पिताजी में कांप रही उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, या तो ऊपर वाला देगा या तो नीचे वाला देगा, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही देगा। तो अब देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दिया। लिखेंगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, सुवर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता के शेरशाह उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे। तो थाल में जो सोने का सिक्का था वो ममता के पिता जो थे वो शेरशाह से घूस लिए थे। और वो सोने की जो थाल थी वो ममता की आंखों, उनकी चमक जो है, जो सोने का चमक था वो ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का क्या होता है? साधक होता है। यह है आपका द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों? चलिए अब स वाला प्रश्न देखेंगे। और स वाला में दो प्रश्न है। पहला वाला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो पहले इसका आंसर देखेंगे, फिर दूसरे वाला का देखेंगे। तो पहले वाला का देखेंगे कि अपने पिता, क्या है? अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और दिया था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? इस गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? चलिए उसका आंसर देखेंगे। तो उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा वाला देखें। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया। क्लियर है? चलिए अब यह गद्यांश भी बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड मैंने समझाते हुए चल रहा हूं कि ताकि आप कभी भूले नहीं इसको, एग्जाम में जब आए तो बिल्कुल आसानी से इसको उत्तर दे पाए आप। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम लोग अगला गद्यांश देखते हैं। चलिए देखिए अब अगला हम लोग गद्यांश देखते हैं। यह गद्यांश भी ममता चैप्टर से ही लिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। और इसके नीचे भी आपको तीन प्रश्न मिलेंगे। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ब वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स वाला, चिर विश्राम गृह से क्या से।
तीनों का उत्तर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। संदर्भ हम लोग देखेंगे, संदर्भ कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, देखिए ऐसे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे संदर्भ, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ लिखने का तरीका है। अब आपको तरीका सीख गए होंगे कैसे लिखना है, मेन मेन चीजों को हाईलाइटेड करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। यह है संदर्भ, ममता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, गद्य खंड से लिया गया है। अब ब वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाने के बाद लिखिए कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दे दिया था। मतलब मेरा घर बनवाने के लिए एक आदमी को उसने दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रहे कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों उसका रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और था कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से, गृह मतलब घर से है, जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे, जिससे व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। यह है चिर विश्राम गृह का आशय। तो यह गद्यांश भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, ऐसे ही लिख के आना है। पूरा डिटेल में मैं लिखा हूं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए अगला गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह गद्यांश भी मित्रता चैप्टर से लिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों। यह गद्यांश भी आपके मित्रता चैप्टर से लिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, मतलब गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम निराश होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैश्य की निपुणता परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप दो जगह देखोगे तो रेखांकित अंश की व्याख्या दिया होगा, एक यहां से लेकर आपको यहां तक, और एक नीचे यहां से स्टार्ट किया है यहां तक। क्या एग्जाम में दोनों करने हैं? नहीं, दोनों में से कोई एग्जाम में एक ही देगा, या तो ऊपर वाला दे देगा अंडरलाइन करके, या तो नीचे वाला ही देगा आपको। दोनों में से कोई एक ही देगा, लेकिन दोनों देता है, ठीक है। कभी कभी नीचे देता है, कभी कभी ऊपर दे देता है, इसलिए मैं दोनों साथ में ही लेकर उसका व्याख्या आपको बता दूंगा। देखिए नीचे तीन ही प्रश्न उसी तरह रहेंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तीन प्रश्न हैं। सबसे पहले हम पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। देखिए सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है संदर्भ लिखने का तरीका। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते आए हो इसी तरह लिखना है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक, कि विश्वास पात्र
मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वे अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। यहां से लेके आप पहले इसका व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे क्या कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, क्या कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। औषध मतलब दवाइयां, जिस प्रकार अच्छी दवाइयां हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाकर हमें स्वस्थ बनाती हैं, उसी प्रकार जो विश्वसनीय मित्र होता है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छी विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा और हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। उनमें किसी तरह की कभी उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। ठीक है, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे और गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमें उसे हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी, कभी भी हम अपने लक्ष्य के प्रति निराश हो जाएंगे, तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या करेगा, उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे वह हम सुविधा और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। क्लियर है? पूरा डिटेल में मैंने उसका व्याख्या बता दी, इसकी शॉर्ट ले लो, पूरा का पूरा दिख रहा है। इसके बाद हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे करेंगे। द्वितीय रेखांकित का मतलब मैं उसको दिखा देता हूं। अब यहां से लेके यहां तक का व्याख्या करेंगे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य कोमलता होती है। ऐसी मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इसका हमें व्याख्या बताना है, तो देखिए व्याख्या किस प्रकार बताएंगे। सबसे पहले डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेद पहले वेद होते थे ना, दवाइयां जो देते थे, तो जिस तरह कुशल वेद नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। और जिस प्रकार अच्छी माता जो है धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर, मतलब गलत रास्ते से हटाकर स्नेह के साथ, प्रेम के साथ सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर वे हमें विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है, सवाल उसको देख लेते हैं। क्या है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग। इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ाएंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, निरुत्साहित होने पर उन्हें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। क्लियर है? ये प्रश्न भी मैंने क्लियर करा दिया। अब मेरे प्यार जो अगला गद्यांश देखेंगे, ठीक है। अगला गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों चो, चलिए उसको देखते हैं। ये जो गद्यांश है अजंता चैप्टर से लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें जो है उमग उठी, पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। यह है गद्यांश और इसके नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है पहले पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर देना है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे इस गद्यांश का। तो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम चली गया होगा। संदर्भ हेडिंग डालना है, इस तरह लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो अजंता चैप्टर से लिया गया मेरे प्यार बच्चों, और इसके जो लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यह है संदर्भ। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, रेखांकित तंज की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। कहां तक है मेरे प्यार बच्चों? कह रहा है कि जहां खंभों पर, यहां पे लिखेंगे, यहां तक अंडरलाइन है, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छत रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। लिखेंगे व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कैसे। रेखांकित की व्याख्या हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है, क्या लेखक कहते हैं कि गुफा की भीतरे दीवारों को, छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। जो गुफाओं की जो अंदर की दीवार थी उसको रगड़ कर बिल्कुल साफ सुथरा करके उसे चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उसके बाद क्या किया गया कि उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। यह है व्याख्या उसका। एक और प्रश्न था, रेखांकित की व्याख्या कंप्लीट हो गया। इसके बाद पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो 100 वाला लिखेंगे, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारें, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। कंप्लीट हो गया अभी। अब अगला गद्यांश देखेंगे। अगला गद्यांश भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ब वाला है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। सवाल आए, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा हमें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला गद्यांश, अरे पहला इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। पहला प्रश्न अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो अ वाला हेडिंग डालिए, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह है संदर्भ। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। ब वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। तो कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, में हेडिंग रहेंगी। लिखेंगे कि भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता क्या करता है, प्रदान करता है। यह है उसका व्याख्या। एक प्रश्न और था कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ देखेंगे। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जो है वो जल के कारण आज भी कायम है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। अब मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने गद्यांश मैंने बताया आप तैयार कर लेते हो तो गद्यांश में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सारे के सारे गद्यांश करके चले आओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने आज की इस क्लास में मैंने बताया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।